आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही जरूरी और नए फैसले पर बात करने वाले हैं। जी, और ये फैसला सरकारी अफसरों यानी पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ शिकायत करने के तौर तरीकों से जुड़ा है। हाँ, जो कि नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएसएस के तहत आते हैं। और ये जानना सिर्फ वकीलों या जजों के लिए जरूरी नहीं है, ये हर उस नागरिक के लिए जानना जरूरी है जिसका कभी न कभी किसी सरकारी दफ्तर से वास्ता पड़ता है। बिल्कुल। हमारी आज की गहरी पड़ताल का आधार है XXX बनाम केरल राज्य और अन्य मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये फैसला क्यों इतना महत्वपूर्ण है और एक आम नागरिक के लिए इसके क्या मायने हैं। खासकर तब जब किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी हो। हम बीएनएसएस की धारा 175(3) और 175(4) के बीच के जो जटिल रिश्ते हैं उन्हें सुलझाएंगे। चलो इस पर गहराई से बात करते हैं। तो इस मामले के केंद्र में जो कानूनी सवाल था वो सुनने में शायद थोड़ा तकनीकी लगे, पर उसका असर बहुत बड़ा है। क्या था वो सवाल? सवाल ये था कि क्या कोई भी आम नागरिक सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाकर किसी सरकारी ऑफिसर के खिलाफ मुंह जबानी शिकायत कर सकता है और जांच का आदेश मांग सकता है, क्योंकि बीएनएसएस की धारा 175(4) को पहली नजर में पढ़ने पर तो ऐसा ही लगता है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन था। कानूनी भाषा में कहें तो सवाल ये था कि क्या धारा 175(4) एक स्टैंड अलोन प्रोविजन है, मतलब एक ऐसा प्रावधान जो अपने आप में पूरा है। हाँ, और उसका अपनी पिछली उपधारा यानी धारा 175(3) से कोई लेना देना नहीं है, या फिर ये दोनों धाराएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन्हें एक साथ ही पढ़ा जाना चाहिए। एग्जैक्टली। अदालत का पूरा फैसला इसी एक गुत्थी को सुलझाने पर टिका है। ठीक है, तो इस गुत्थी को सुलझाने से पहले मुझे लगता है हमें इन धाराओं को थोड़ा आसान भाषा में समझना होगा। ये एक सीढ़ी की तरह है ना? हाँ, एक के बाद एक कदम। तो ये पूरी प्रक्रिया धारा 173 से शुरू होकर 175 तक काम कैसे करती है? पहला कदम क्या है? इसे एक सीढ़ी की तरह समझना सबसे अच्छा तरीका है। कानून ने एक चरणबद्ध प्रक्रिया बनाई है। पहला पायदान है धारा 173(1). ये क्या कहती है? ये बहुत सीधी साधी बात कहती है, अगर पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है, ये वो गंभीर अपराध होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो एफआईआर दर्ज करे। अच्छा, तो ये किसी भी आपराधिक मामले का शुरुआती बिंदु है। जी। और यहीं पर आम आदमी की पहली मुश्किल शुरू होती है। अगर पुलिस अधिकारी एफआईआर लिखने से ही मना कर दे, जो कि एक बहुत आम शिकायत है, तब क्या होगा? रास्ता वहीं बंद नहीं होता। तो फिर यहीं पर सीढ़ी का दूसरा पायदान आता है, धारा 173(4). कानून ये विकल्प देता है कि अगर थाने का इंचार्ज एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, तो आप अपनी शिकायत लिखित में डाक के जरिए सीधे उस जिले के पुलिस अधीक्षक को भेज सकते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी को। हाँ, एसपी को। अब ये एसपी की जिम्मेदारी है कि वो इस सूचना का संज्ञान ले। वो या तो खुद मामले की जांच कर सकते हैं या अपने नीचे काम कर रहे किसी अफसर को जांच का निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले थाना, फिर एसपी का दफ्तर। लेकिन मान लीजिए कि एसपी साहब भी कोई कार्रवाई नहीं करते या शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अब तो पुलिस के सारे रास्ते बंद हो गए। इसके बाद आम आदमी कहाँ जाए? अब आती है न्यायपालिका की भूमिका और सीढ़ी का तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पायदान, धारा 175(3). अच्छा। अगर एसपी से भी कोई राहत नहीं मिलती, तब पीड़ित व्यक्ति मजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त है। क्या शर्त? व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने एक आवेदन के साथ एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट भी देना होगा। एक मिनट, ये एफिडेविट वाली शर्त क्यों? इसका क्या मकसद है? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये शर्त इसलिए है ताकि अदालतों का समय बर्बाद ना हो और कानूनी प्रक्रिया का मजाक न बने। मतलब ये एक तरह का फिल्टर है। बिल्कुल। इस शपथ पत्र में शिकायतकर्ता को कसम खाकर ये बताना पड़ता है कि उसने मजिस्ट्रेट के पास आने से पहले पुलिस यानी थाने और एसपी दोनों से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। अगर मजिस्ट्रेट उस एफिडेविट और शिकायत से संतुष्ट होते हैं, तब वो पुलिस को एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू करने का आदेश दे सकते हैं। ये शक्ति पहले सीआरपीसी की धारा 156(3) में थी, जो अब बीएनएसएस की धारा 175(3) बन गई है। समझ गया। तो ये 3 कदम तो किसी भी आम आरोपी के मामले में लागू होते हैं, लेकिन अब आते हैं उस धारा पर जो इस पूरे केस का केंद्र बिंदु है, धारा 175(4). इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया?
खास ये है कि ये धारा सिर्फ और सिर्फ लोक सेवकों यानी पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ शिकायतों के बारे में बात करती है। अच्छा, सिर्फ उनके लिए। हाँ, ये कहती है कि अगर किसी लोक सेवक के खिलाफ ऐसी शिकायत है कि उसने अपनी सरकारी ड्यूटी करते हुए कोई अपराध किया है, तो मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देने से पहले उस लोक सेवक के किसी सीनियर अफसर से या किसी और व्यक्ति से जिसे वो ठीक समझे रिपोर्ट मांग सकते हैं। तो विवाद किस बात पे था? विवाद इसी बात पर था कि क्या इस धारा के तहत शिकायत करने के लिए वो पुरानी शर्तें यानी पहले एसपी के पास जाना और एफिडेविट देना लागू होती हैं या नहीं। कुछ लोगों का तर्क था कि ये लोक सेवकों के लिए एक अलग, सीधा और छोटा रास्ता है। अच्छा, तो यहीं से बात शुरू हुई। लेकिन मैं देख रही हूँ कि स्रोत में एक पुराने केस का बार बार जिक्र आ रहा है, प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये 2015 का केस है जी। इस केस का इस नई बहस से क्या लेना देना है? ये इतना अहम क्यों है? प्रियंका श्रीवास्तव केस को समझे बिना आप इस नए फैसले को समझ ही नहीं सकते। वो एक मील का पत्थर है। असल में मजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले एफिडेविट देने की जो शर्त आज इतनी मजबूती से स्थापित है, वो इसी प्रियंका श्रीवास्तव केस की देन है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही ये देख लिया था कि सीआरपीसी की धारा 156(3) का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग किस तरह का? लोग छोटी छोटी बातों पर या किसी से बदला लेने के लिए सीधे मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाते थे और जांच के आदेश ले आते थे। अच्छा। इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ बढ़ रहा था और बेकसूर लोग परेशान हो रहे थे। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि मजिस्ट्रेट की ये शक्ति कोई जादुई छड़ी नहीं है जिसे यूं ही घुमा दिया जाए। अदालत ने साफ किया कि मजिस्ट्रेट के पास आने से पहले आपको पुलिस और एसपी वाला रास्ता अपनाना ही होगा और इसका सबूत एक शपथ पत्र के रूप में देना होगा। तो उस फैसले ने एक तरह से प्रक्रिया में अनुशासन लाया। बिल्कुल। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि प्रियंका श्रीवास्तव में बनाया गया ये नियम यानी एफिडेविट वाली शर्त क्या सरकारी अफसरों के मामले में भी लागू होगी? बिल्कुल। अदालत को ये तय करना था कि लोक सेवकों को भी वही प्रक्रियात्मक सुरक्षा मिलनी चाहिए जो एक आम नागरिक के खिलाफ शिकायत में जरूरी है, या फिर उनके लिए कानून का इरादा कोई अलग रास्ता बनाने का था। और ये बहुत नाजुक सवाल था। हाँ, क्योंकि लोक सेवकों को अक्सर झूठी और परेशान करने वाली शिकायतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो धाराएं हैं जो एक दूसरे से टकराती हुई लग रही हैं, एक आम आदमी के लिए और दूसरी एक सरकारी अफसर के लिए। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का असली काम शुरू हुआ होगा। जी। उन्होंने इन दोनों धाराओं के रिश्ते को कैसे देखा, इस उलझन को कैसे सुलझाया? यहाँ अदालत ने कानून की व्याख्या करने के एक बहुत पुराने और सम्मानित सिद्धांत का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं सामंजस्यपूर्ण निर्माण। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, ये होता क्या है? इसका मतलब बहुत सरल है। ये सिद्धांत कहता है कि जब आप किसी कानून को पढ़ते हैं तो उसके अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे का दुश्मन मानकर नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा। आपको ये मानकर चलना चाहिए कि संसद ने जब कानून बनाया तो कोई बेवकूफ़ी या बेतुकी बात नहीं की होगी। अगर कानून की दो धाराएं आपस में टकराती हुई लगें तो जज का काम है कि वो उनका ऐसा मतलब निकाले जिससे दोनों का मकसद पूरा हो और दोनों साथ साथ चल सकें। मतलब किसी एक धारा को दूसरी पर पूरी तरह से हावी नहीं होने देना है। सही। ये एक तरह से कानून बनाने वालों की समझदारी का सम्मान करना है। अच्छा, तो इस सिद्धांत को इस केस में लागू करते हुए अदालत किस नतीजे पर पहुंची? अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि धारा 175(3) और 175(4) दो अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि धारा 175(4) असल में 175(3) का ही एक विस्तार है, एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन कैसे? अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट को जांच का ऑर्डर देने की जो मूल शक्ति मिलती है वो धारा 175(3) से ही आती है। धारा 175(4) तो बस ये बताती है कि जब आप इस शक्ति का इस्तेमाल किसी लोक सेवक के खिलाफ कर रहे हो तो आपको एक अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। यानी आप एक सीनियर अफसर से रिपोर्ट मांग सकते हैं। सेवकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के बजाय उसे और भी ज्यादा मजबूत बना दिया ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। आपने बिल्कुल सही समझा। अदालत का तर्क बहुत व्यवहारिक था। उन्होंने एक काल्पनिक स्थिति सोची। क्या? मान लीजिए अगर हम धारा 175(4) को एक स्वतंत्र और अलग प्रावधान मान ले तो नतीजा क्या होगा?
इसका मतलब ये होगा कि कोई भी व्यक्ति बिना एफिडेविट दिए, बिना एसपी के पास गए, सीधे मैजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंच जाएगा। हाँ, और किसी भी कलेक्टर, किसी भी पुलिस अफसर, किसी भी सरकारी डॉक्टर के खिलाफ मुंह जुबानी शिकायत करके जांच शुरू करवा सकता है। अरे ये तो बड़ी अजीब और बेतुकी बात हो जाती। मतलब मेरे पड़ोसी के खिलाफ शिकायत करने के लिए मुझे एफिडेविट देना पड़ेगा, पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन एक ताकतवर सरकारी अफसर के खिलाफ मैं बस यूं ही शिकायत कर सकता हूँ। ये तो उल्टा लग रहा है। यही अदालत ने इसी को विसंगतिपूर्ण या अनोमलस स्थिति कहा। ये कानून के उद्देश्य के ही खिलाफ हो जाता। सही बात है। एक तरफ आप आम नागरिक के मामले में प्रक्रिया को सख्त बना रहे हैं और दूसरी तरफ लोक सेवकों के मामले में जिन्हें ऐसी झूठी शिकायतों से बचाने की ज्यादा जरूरत है, आप सारे दरवाजे खोल रहे हैं। इससे तो कोई भी ईमानदार अफसर अपना काम करने से डरेगा। बिल्कुल, उसे हमेशा ये डर लगा रहेगा कि कोई नाराज व्यक्ति जाकर उसके खिलाफ कोर्ट में शिकायत कर देगा। इसीलिए अदालत ने साफ किया कि धारा 175(4) में जो शिकायत शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब वही है जो 175(3) में है। यानी एक ऐसा लिखित आवेदन जो एक शपथ पत्र के साथ दिया गया हो। जी, मौखिक शिकायत का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इस पूरी गहरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हमें अपने श्रोताओं के लिए मुख्य बातें यानी की टेकअवेज बताने हों तो वो क्या होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर 5 मुख्य निष्कर्ष दिए हैं जो अब इस विषय पर देश का कानून है। पहला क्या है? पहला और सबसे अहम निष्कर्ष ये है कि धारा 175(3) और उपधारा 4 को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता। इन्हें एक साथ एक ही प्रक्रिया का हिस्सा मानकर पढ़ा जाना चाहिए। उपधारा 4 असल में उपधारा 3 का ही एक विस्तार है, कोई शॉर्टकट नहीं। और प्रियंका श्रीवास्तव केस में बनाए गए नियम का क्या हुआ? वो एफिडेविट वाली शर्त? वो दूसरा मुख्य बिंदु है। अदालत ने कहा कि प्रियंका श्रीवास्तव केस में स्थापित एफिडेविट की शर्त धारा 175(4) के तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ शिकायत करने के लिए भी अनिवार्य है। मतलब आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते? नहीं, आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास नहीं जा सकते, आपको शपथ पत्र देना ही होगा। और एसपी से संपर्क करने वाली शर्त? वो तीसरा निष्कर्ष है और बहुत मजबूती से कहा गया है। मजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले पुलिस अधीक्षक एसपी से संपर्क करना एक अनिवार्य पूर्व शर्त है, एक मैंडेटरी प्रीकंडीशन है। इसको टाला नहीं जा सकता? नहीं, ये प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना मजिस्ट्रेट आपकी अर्जी पर विचार ही नहीं करेंगे। ठीक है। और एक कंफ्यूजन था कि क्या धारा 175(4) में शिकायत का मतलब मौखिक शिकायत हो सकता है? इस पर अदालत ने चौथा निष्कर्ष दिया। उन्होंने साफ किया कि धारा 175(4) में शिकायत शब्द का अर्थ मौखिक शिकायत बिल्कुल नहीं है। मतलब लिखित और एफिडेविट के साथ? जी, जब हम ये मान चुके हैं कि ये धारा 175(3) का ही हिस्सा है, तो इसमें इस्तेमाल हुए शब्दों का मतलब भी वही होगा। और क्या लोक सेवकों के लिए कोई अतिरिक्त सुरक्षा कवच भी बताया गया है इस फैसले में? जी हाँ, और ये 5वां और अंतिम निष्कर्ष है। अदालत ने निचली अदालतों के मजिस्ट्रेटों को एक तरह की सलाह या निर्देश भी दिया है। क्या निर्देश? उन्होंने कहा कि अगर शिकायत में बताया गया अपराध लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किया गया था, तो जांच का आदेश देने से पहले उनके वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट मांगना एक जरूरी कदम होना चाहिए। अच्छा, तो ये एक और फिल्टर है। हाँ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जांच का आदेश देने से पहले मामले की एक प्रारंभिक पड़ताल हो जाए और पहली नजर में कोई मामला बनता भी है या नहीं, ये साफ हो जाए। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोक सेवकों को बेवजह की या किसी गलत इरादे से की गई शिकायतों से बचाने के लिए प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बना दिया है। बिल्कुल। ये फैसला ये पक्का करता है कि किसी सरकारी अफसर के खिलाफ जांच का आदेश देने जैसा गंभीर कदम उठाने से पहले एक तयशुदा प्रक्रिया और पूरी जांच पड़ताल का पालन हो। बिल्कुल। ये फैसला प्रक्रियात्मक निष्पक्षता यानी प्रोसीजरल फेयरनेस को बहुत अहमियत देता है। देखिए, कानून हमेशा दो बहुत जरूरी सिद्धांतों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। कौन से दो सिद्धांत? एक तरफ है लोक सेवकों को यह आजादी देना कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी पक्षपात के अपने फैसले ले सकें और अपनी ड्यूटी कर सकें। और दूसरी तरफ है आम नागरिक का अधिकार, यानी सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करना। सही कहा। ये फैसला उस संतुलन को निश्चित रूप से प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की तरफ ज्यादा झुकाता है, ताकि ईमानदार अधिकारी परेशान ना हो। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने के लिए जरूर रह जाता है। जो बात यहाँ विचार करने योग्य है
वो ये है कि क्या ये संतुलन सही जगह पर है? मतलब? क्या ये लंबी और जटिल प्रक्रिया, जिसमें पहले थाना, फिर एसपी, फिर एफिडेविट के साथ कोर्ट जाना शामिल है, एक असली पीड़ित के लिए न्याय तक पहुंचने में एक और बड़ी रुकावट तो नहीं बन जाएगी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। एक आम नागरिक जिसके पास शायद अच्छे वकील करने के लिए पैसे ना हो या जिसे कानून की इतनी समझ ना हो, क्या वो इन सभी सीढ़ियों को सफलतापूर्वक चढ़ पाएगा? सही बात है। यही असली चुनौती है। कानून का मकसद न्याय को आसान बनाना होना चाहिए, मुश्किल नहीं। तो हमें ये सोचना होगा कि लोक सेवकों को झूठी शिकायतों से बचाने की कोशिश में कहीं हम असली शिकायतों के लिए दरवाजे और ज्यादा सख्ती से तो बंद नहीं कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब शायद आने वाले समय में ही मिलेगा।